हेलो गाइस, वेलकम टू CVET.pro। CVET 2026 के लिए करंट अफेयर के सेक्शन में जो कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो इस सेशन में हम करने वाले हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 4 महीना गुजर चुका है और ये 4 महीना जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट वो पार्ट है जहां से करंट अफेयर के सेक्शन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जैसा एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वी आर जस्ट गोइंग टू सी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे ताकि इस सवाल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए तो हम उसे कर सके। स्टैटिक क्वेश्चन भी आए इससे जुड़ा हुआ तो हम उसे कर सके। ये हमारी कोशिश होगी इस पूरे सेशन में। तो पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द पद्म भूषण इन द स्पोर्ट्स कैटेगरी इन 2026। पद्म भूषण के बारे में बात कर रहा है। पद्म भूषण क्या होता है अगर आप जानते हो तो पद्म भूषण, लाल कर लेते हैं, पद्म भूषण जो है वो क्या है? ये अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के अवार्ड्स होते हैं। नेशनल अवार्ड्स, एक होता है सिविलियन अवार्ड्स, दूसरा होता है गैलेंट्री अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड सिविलियंस को दिया जाता है। आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, 4 तरह के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। भारत रत्न जिसमें सबसे ऊपर होता है, भारत रत्न, और फिर पद्मा अवार्ड होता है जिसमें सबसे पहले होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद होता है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद होता है सबसे छोटा वाला जो बोले तो इसमें होगा पद्मश्री। ये जो अवार्ड्स हैं इनका फाउंडेशन कब हुआ था? 1954 में ये सिविलियन अवार्ड्स का फाउंडेशन हुआ था। 1955 से ये दिया जा रहा है। ये प्रेसिडेंट कन्फर करता है, लेकिन जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उसे सजेस्ट करेगा, जैसा कैबिनेट सजेस्ट करेगा उसी आदमी को अवार्ड मिलेगा। और ये ईव ऑफ रिपब्लिक डे बोले तो 25 ऑफ जनवरी को इवनिंग को ये डिक्लेरेशन की जाती है कि किसे सिविलियन अवार्ड्स मिलने वाला है। मिलने का टाइम कभी भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब फ्री है प्रेसिडेंट, और बुला के सबको अवार्ड कर दिया जाता है। 2026 में भी 25 जनवरी के को इवनिंग में ये अवार्ड अनाउंस किया गया, लेकिन इस साल भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। ध्यान रखेंगे, 2026 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। 2025 में भारत रत्न मिला था, 24 में मिला था, 26 में भारत रत्न किसी को नहीं मिला। पद्मा विभूषण मिला है। पद्म विभूषण में सन्नी देओल के फादर धर्मेंद्र देओल, जिनकी डेथ हो गई, तो पोस्टह्यूमसली उन्हें यह अवार्ड दिया गया। केटी थॉमस, उन्हें भी यह अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण का। तो टोटल 5 लोगों को इस साल पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड टोटल 13 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 113 लोगों को। तो ये 2026 का डेटा है। सवाल पूछ रहा है कौन से स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को पद्म भूषण मिला है, इस कैटेगरी का अवार्ड मिला है। तो अगर आप रील्स देखते होंगे तो आप आंसर बोल देंगे कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ही तो है वो। लेकिन रोहित शर्मा को जो अवार्ड मिला है, हरमनप्रीत कौर को जो अवार्ड मिला और सविता पुनिया को जो अवार्ड मिला वो भी सिविलियन अवार्ड था, लेकिन वो पद्मश्री था। और पद्म भूषण जो मिला है वो विजय अमृतराज, टेनिस प्लेयर है। तो इसका सही आंसर है विजय अमृतराज। इन्हें पद्म भूषण मिला और पद्मश्री रोहित शर्मा, सविता पुनिया और हरमनप्रीत कौर को मिला। तो ये सिविलियन अवार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, आप तैयार रहें। प्रेसिडेंट इसे कंफर्म करता है, कैबिनेट डिसाइड करती है हर साल कि किसे ये अवार्ड मिलना है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो द ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पीपर हवा रेलिक्स। पीपर हवा क्या है? तो ये पीपर हवा रेलिक्स जो है, पीपर हवा स्तूप है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध, जाहिर सी बात है बुद्धिज्म से रिलेटेड होगा। बुद्धिस्ट स्तूपा है पीपर हवा में, और पीपर हवा के उस बुद्धिस्ट स्तूप को रिकॉग्नाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सेक्रेड पीपर हवा रेलिक्स नाम का ये इनॉग्रेशन किया। न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आपको पता है कि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में, बुद्धिज्म का शुरुआत हुआ था, एंड बुद्धिज्म को इंडिया एज ए सॉफ्ट पावर, अपनी डिप्लोमेसी पॉलिसी का सॉफ्ट पावर मानता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं दुनिया में जो बुद्धिस्ट रिलीजन को पेट्रोनाइज करती है, जहां बुद्धिस्ट रिलीजन के मानने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। इंडिया इसको एक कल्चरल कल्चरल हेरिटेज की तरह देखता है कि चूंकि बुद्धिज्म का जन्म इंडिया में हुआ था, तो जितने भी बुद्धिस्ट नेशंस हैं, नेचुरल एक कल्चरल जो है लिंक होता है इंडिया का, और इंडिया इस
कल्चरल हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को अपनी डिप्लोमेसी जो होती है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो होता है, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट मानता है। तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ये रेप्लिका जो है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। पीपर हवा स्तूपा कहाँ है? तो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे दोनों सवाल, एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा और एक करंट अफेयर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये हाउस होल्ड्स में सोलर पैनल्स को बढ़ावा देने के लिए है। बोले तो जो छत पे लोग रूफटॉप्स पे अपने सोलर पैनल्स को लगाएं, इसके लिए ये सरकार ने 2026 में ये योजना इंट्रोड्यूस किया है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या एम है, कितने हाउस होल्ड्स को सरकार टारगेट कर रही है, कितने हाउस होल्ड्स में ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। तो इसका आंसर है 1 करोड़। 1 करोड़ जो है हाउस होल्ड टारगेट किया गया है। आपको पता है कि इंडिया का जो है नेट जीरो एमिशन टारगेट है। 2021 में इंडिया ने नेट जीरो एमिशन टारगेट गोल अपना आइडेंटिफाई किया था, दैट इज 2070। 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव कर लेगा। कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देकर। और इस होड़ में इंडिया ने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें इंडिया को पोटेंशियल ग्रोथ दिखता है, क्योंकि इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जिसके कारण हीट का ठीक ठाक अमाउंट है इंडिया के पास। और दूसरा जो है वो कोस्टल लाइन है इंडिया के पास लंबा, तो विंड एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो सकता है। सोलर एंड विंड एनर्जी को इंडिया अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सबसे सिग्निफिकेंट पिलर्स मानता है और इसीलिए सोलर एनर्जी पे खासकर जोर दिया जा रहा है। तो ये हाउस होल्ड में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए अप टू 60% का सरकार जो है यहाँ सब्सिडी देने वाली है। 30% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 30% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बोले तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप क्रेडिट लेकर, लोन लेकर, तो 60% माफ हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इंसेंटिवाइज करके सरकार गांव में हर घर को बोले तो एनर्जी सफिशिएंट बना दे, सेल्फ सफिशिएंट बना दे एनर्जी के लिहाज से। ये एक कोशिश गवर्नमेंट की है। योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका टारगेट साल पूछेगा तो 1 करोड़ हो गया, और टारगेट बोले तो अमाउंट पूछेगा। और इसके साथ साथ एक सवाल आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट होगा। तो आप गेस कर पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑपरेट होगा। बोले तो उसको हम दूसरे शब्दों में कभी कभी नोडल एजेंसी भी बोलते हैं। बोले तो ऐसी बॉडी जो इस पूरे स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो विच कंट्री ऑफिशियली टुक ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप। ब्रिक्स जानते हैं, ब्रिक्स बोले तो जब फॉर्मेशन हुआ था तो इसका नाम था ब्राजील। साउथ अमेरिका में है रशिया, आप जानते हैं सब। आई से इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका। ये जो ब्लॉकिंग है एक तरह का इकोनॉमिक ब्लॉकिंग है। जो भी मेजर इकोनॉमी है, मेजर नॉन वेस्टर्न इकोनॉमी, बोले तो G7 आप जानते हैं, जिसमें डोमिनेंस है यूएस, यूरोप के नेशंस का, एशिया का मात्र एक जापान है उसमें, कनाडा है, यूएस है, यूके है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये G7 जो पूरा धड़ा है उसके अगेंस्ट एक ब्रिक्स धड़ा है। ये ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था। 2009 में पहली बार इसका समिट हुआ, लेकिन तभी साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था। साउथ अफ्रीका इसका पार्ट 2010 में बना और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है और इसमें बस 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं, इसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हो चुके हैं। तो रिसेंटली जो 5 न्यू एडिशन हुए हैं, जो एक्रोनिम्स में नहीं दिख रहा, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है इजिप्ट। इजिप्ट जो है अफ्रीका में है। ठीक उसके नीचे आता है इथोपिया, दूसरा देश है। मिडिल ईस्ट का एक देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और फिर एक ईरान। 4 ये देश हो गए और एक हमारा साउथ ईस्ट एशिया का नेबर इंडोनेशिया। तो ये इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया, ये 5 मिल जाते हैं तो ब्रिक्स 10 मेंबर्स का भी ग्रुप है। इसने ओवरऑल जीडीपी के एस्टिमेशन में G7 को पछाड़ दिया। G7 का भी दुनिया भर में जीडीपी के लिहाज से उसकी भागीदारी देखें, दैट इज नियरली 30%, और ब्रिक्स नेशन का 36% से भी ज्यादा हो गया है। तो ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉक, नॉन वेस्टर्न नेचर का। वेस्टर्न ग्लोबल डोमिनेंस जो है इकोनॉमी पे, उसको काउंटर करने की एक कोशिश। ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशनल बेसिस पे होता है, क्योंकि ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बोले तो इसकी कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है, चेयरमैनशिप, वो रोटेट होती है मेंबर नेशन पे। और रोटेट कैसे होती है? तो ब्राजील के बाद रशिया, रशिया के बाद इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पिछले साल जो था वो साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया था, तो इसलिए अब ब्राजील करेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया का मौका आएगा, फिर चाइना।
दिस इज हाउ इट विल गो। अभी नए 5 एडिशन हुए हैं, उनमें कैसे ये क्रोनोलॉजी चेंज होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका आंसर अगर हम पूछे तो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी ब्राजील। तो ब्राजील ने ये 2026 के लिए ये चेयरमैनशिप एज्यूम कर लिया है। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। ई कोर्ट मिशन आपने सुना होगा, 2007 से हमारे देश में जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसको डिजिटल बनाने की कोशिश हो रही है। उसमें सबसे पहला था 2007 से शुरू हुआ ई कोर्ट मिशन फेज 1। ई कोर्ट मिशन के फेज 1 2007 से 13 तक चला। फिर 2014 में ई कोर्ट मिशन फेज 2 आया, वो 2015 से चला। 2015 में ई कोर्ट मिशन शुरू हुआ, फेज 2 2024 तक चला, और 2024 में ई कोर्ट मिशन 3। तो ई कोर्ट मिशन 3 के तहत अब हम एआई इनेबल्ड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जुडिशरी में, ताकि जस्टिस सिस्टम को मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और इसी एक्सेसिबिलिटी के होड़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एआई पावर्ड पोर्टल, जो क्या करेगा, रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा जजमेंट्स को। तो जनरली जजमेंट्स इंग्लिश में होते हैं, पुराने जजमेंट्स भी इंग्लिश में है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में, हमारा देश एक डाइवर्स नेशन है, ऐसे में रीजनल लैंग्वेज में जो लोग हैं उन्हें उस जजमेंट को पढ़ने और समझने में जाहिर सी बात है तकलीफ होती होगी। इसलिए जस्टिस जो है एक्सेसिबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, सबको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए क्या उसका बेहतर तरीका है कि अपने लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया जाए, और इसलिए एआई इनेबल टूल आया है जिसका नाम है सुवास। तो इसका सही आंसर होगा सुवास। सुवास का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, एस से क्या होगा सुप्रीम कोर्ट, यू से विधि, सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवाद सॉफ्टवेयर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विधि बोले तो लॉ का अनुवाद करता है, ट्रांसलेशन करता है। सिमिलरली एक और सॉफ्टवेयर है एआई पावर, जिसको बोलते हैं टेरेस। ये टेरेस जो है वो ट्रांसक्रिप्ट देता है, जो लाइव हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में दिन भर में, उसका रिटन ट्रांसक्रिप्ट देता है। ये भी एआई पावर टूल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई कोर्ट मिशन के तहत इसे भी डिजाइन किया गया है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, जो भी बातें हमने आसपास में बताई। एक छोटा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था? रिसेंटली, मैं आपको हिंट भी देता हूं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में अपना एनिवर्सरी मनाया, 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, जिसे हम डायमंड जुबली बोलते हैं। आप सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बोले तो चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स बोले तो क्या, कि आप देखते हैं ओशन में, जैसे कि आपने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में भी सुना होगा, तो ओशन में जो पतली सी सकरी सी गली होती है, जहां अगर ब्लॉकेड कर दिया जाए तो कोई ट्रैवल नहीं हो सकता, कोई कार्गो है वो एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन नहीं कर सकता। ऐसी पतली सकरी रास्ते को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, पतली सकरी गली समझिए तो। और ये स्ट्रेट सीवीटी के लिहाज से सिग्निफिकेंट है, हर साल सवाल आया है, मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया था, आज भी आते रहता है। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन स्ट्रेट से ही जनरली आता है, या फिर ओशन, सी, उसके आसपास जो भी हो, इंटरनेशनल ग्लोबल जो बोले तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन को कनेक्ट करते हुए जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट तभी चल रहा हो। और अभी आपको पता है कि ईरान जो वॉर चल रहा है, ईरान यूएस का वॉर, उसके कारण मिडिल ईस्ट में जो भी कार्गो का जो ट्रांसशिपमेंट था वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो इससे जुड़ा हुआ एक ज्योग्राफी से सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट न्यूज में रहा, विच वाज फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज, कनेक्ट्स द रेड सी टू विच वाटर बॉडी। रेड सी को ये किससे कनेक्ट करता है? तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो है वो यमन के ठीक नीचे है, और ये रेड सी को कनेक्ट करता है बोले तो ये जैसे कि आपको मान लो रेड सी हो गया, यहां कोई एक देश यमन होगा, और ये गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं इसको, ये गल्फ ऑफ एडन से रेड सी को कनेक्ट करता है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। यहां पे कोई एक देश होगा इजिप्ट, और ये जो है वहां पे आपको मिलेगा स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल से आप चले जाते हैं इस मेडिटेरेनियन सी में, जहां नीचे अफ्रीका है और ऊपर यूरोप है। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, बाब अल मंदेब स्ट्रेट किसे कनेक्ट कर रहा है? ये रेड सी को कर रहा है, गल्फ ऑफ एडन से, यमन के ठीक नीचे है। एडन एक शहर भी है, पोर्ट सिटी है यमन का, तो गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। तो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क मतलब क्या समझते हैं? बोले तो जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, सिटी में जो लाइट्स होती हैं, वो एक तरीके से लाइट पॉल्यूशन है, क्योंकि नेचुरली उसको रात को लाइट की जरूरत क्या है? नेचुरली अगर देखें तो सूरज आता है जब आना होता है, अगर वो नहीं है तो अंधेरा है, तो लेट्स बी इन डार्क। लेकिन हम क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, बिल्डिंग्स में लाइट लगी है,
वहां होर्डिंग्स चल रहा है, एड चल रहे हैं उस पे। ये जो है लाइट पॉल्यूशन है, प्रकाश से होने वाले पॉल्यूशन है। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या जो ऐसे रीजन्स हो जहां हम टेलीस्कोप वगैरह लगाए हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए, तारों को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये जो लाइट पॉल्यूशन है ये डिस्टरबेंस बनता है। बोले तो हमें वो इलाके को बिल्कुल डार्क स्काई पार्क बनाना होगा। और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर रिजर्व में जो वाइल्ड लाइफ इलाका होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पेंच टाइगर रिजर्व में पहला भारत का डार्क स्काई पार्क बना है। डार्क स्काई रिजर्व भी एक चीज होती है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां है, बता पाएंगे आप? मैं बता देता हूं, लद्दाख में है। इसे भी ध्यान में रखेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है, आ सकता है। लद्दाख में है इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। और पहला डार्क स्काई पार्क कहां बना? यह बना है पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। बताएंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किधर है? गेस कीजिए, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रणथंभौर राजस्थान में है। कान्हा टाइगर रिजर्व किधर है? ये कान्हा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मूविंग अहेड, हाँ नेशनल पार्क आता है, क्वेश्चन आता है, स्टैटिक टाइप भी आप समझ सकते हैं, लेकिन एक आध नेशनल पार्क तो आना ही है, लिख लो, ना आए तो गाली देकर जाना कमेंट बॉक्स में। मूविंग अहेड, यहां देखते हैं, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया? जब भी रिपब्लिक डे कोई ऐसी सेरेमनी होगी तो कोई दूसरे देश से, फ्रेंडली नेशन से कोई मेंबर आता है एज ए गेस्ट। पिछली साल ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे। तो इस साल कौन आया था? तो इस साल इंडिया ने मदर ऑफ ऑल डील बोला गया, जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ईयू, यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 यूरोपियन नेशंस का एक ब्लॉक है, उसके साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। और उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन के प्रोसेस के बीच ही हमारा रिपब्लिक डे था। और इसलिए हमने यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, उसके जो कमिश्नर थे, उन्हें हमने इस बार चीफ गेस्ट बनाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है, एंटोनियो कोस्टा एंड उर्सुला लेन। तो ये भी इसका आंसर होगा। मूविंग अहेड, which Indian state became the first in the country to declare an official state microbe? बोले तो ऑफिशियली स्टेट का, स्टेट एनिमल तो सुना होगा आपने, स्टेट बर्ड भी सुना होगा, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन से स्टेट का स्टेट बर्ड है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेट माइक्रोब भी अभी डिक्लेयर कर दिया, पहली बार किसी एक इंडियन स्टेट ने स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है। कौन से माइक्रोब को? बैसिलस सबटाइलिस। ये जो माइक्रोब है ये सॉइल में पाया जाता है, साथ ही साथ ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है रूमिनेंट्स का, बोले तो जो गाय भैंस, ये जो रूमेन, आप समझते हैं घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये पाया जाता है बैसिलस सबटाइलस। और इसे केरल बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने अपना स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है, बैसिलस सबटाइलस का। याद रखिएगा इस बात को। मूविंग अहेड, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस? इंडिजिनस मतलब क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीटली घर में बना हुआ, देसी, मेड इन इंडिया। इंडिया ने पहला इंडिजिनस क्या बनाया है? 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर समझते हैं, 1 गीगाहर्ट्ज पे ये काम करने वाला माइक्रो प्रोसेसर, जिसको बनाया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर ने। उसका नाम पूछ रहा है, परम जानते हैं आप, ऑलरेडी चिप है, शक्ति सुपर कंप्यूटर है, वी ऑल नो दैट। लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ध्रुव 64। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीयूटी एग्जाम के दृष्टिकोण से याद कर लीजिए। ध्रुव 64 इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस, कंप्लीटली अपने देश में बना हुआ क्या है ये? 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। नोट इट डाउन इन योर ब्रेन एटलिस्ट और टू से मेमोरी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। तो शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए थे, पता है आप लोग को, एक्सियम 4 मिशन के तहत ये स्पेस में गए थे। और भी हंगरी, पोलैंड, यूएस से भी लोग गए थे। इन्हें इस बार रिपब्लिक डे पे इन्हें भी कुछ अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये गैलेंट्री अवार्ड सेक्शन का सवाल है। अभी हमने देखा था वो सिविलियन अवार्ड था, गैलेंट्री अवार्ड भी 6 तरीके का होता है। सिविलियन अवार्ड तो 4 तरीके का था, गैलेंट्री अवार्ड 6 तरीके का होता है। आपने सुना होगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये जो अवार्ड्स हैं वॉर टाइम अवार्ड्स हैं। वॉर टाइम मतलब कि अगर वॉर में, लड़ाई के समय आप एक्सेप्शनल करेज एंड सेक्रीफाइस दिखाते हैं, ऐसे में आपको परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र मिलेगा।
लेकिन ये वॉर टाइम है, अभी तो कोई वॉर लगी नहीं है, और ये जो काम था ये तो पीस टाइम का था। तो पीस टाइम के लिए जो गैलेंट्री अवार्ड है उसमें सबसे ऊपर आता है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, और फिर आता है शौर्य चक्र। तो जाहिर सी बात है परमवीर चक्र तो इन्हें मिल नहीं सकेगा, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करते, देश में लड़ाई लगी ही नहीं थी। बोलेगा पाकिस्तान से युद्ध तो हुआ तो था, वो युद्ध नहीं था, वो पबजी खेल रहे थे दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर क्या होगा? अशोक चक्र, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होगा पीस टाइम का, उसे नवाजा गया है शुभांशु शुक्ला का। कितने दिन तक स्पेस में रहे थे ये, कोई बता पाएगा? 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन, कितने दिनों तक ये इन्होंने स्पेस में टाइम गुजारा था? सीवीटी लेवल का क्वेश्चन है ये सब, कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which country officially became the 21st member of the Eurozone? यूरो जानते हैं, यूरो बोले तो यूरोप अपने आप में एक इकोनॉमिक अलायंस है जिसमें 27 नेशंस हैं। पहले 28 था, 2019 में ब्रिटेन, जो यूके बोलते हैं, उसने एग्जिट कर गया, ब्रेग्जिट बोलते हैं उसको, और तब से 27 यहाँ नेशंस हैं। बोल रहा है कौन सा जो मेंबर है उसका, उसने यूरो जोन ज्वाइन कर लिया। यूरो जोन मतलब उसने अपनी करेंसी को, जो कि वहां करेंसी थी लीवा, उस करेंसी को रिप्लेस करके यूरो को अपना करेंसी मान लिया है। कौन सा वैसा मेंबर स्टेट है? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बल्गेरिया। बल्गेरिया और रोमानिया दोनों साथ में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किए थे 2007 में, और लगभग ज्वाइन करने के 20 साल बाद उसने अपनी करेंसी को साइड करके और यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा करने वाला ये 21st नेशन बना। बोले तो 21 देश अभी ऐसे हैं यूरोप में जो यूरो को एज अ यूनिवर्सल करेंसी मानते हैं अपनी टेरिटरी में। तो इसने शिफ्ट कर लिया, याद रखेंगे हम लोग। आंसर क्या है इसका? आंसर है बुल्गारिया। मूविंग अहेड, 13 देखते हैं। एज पर द आरबीआई पेमेंट विजन 2028, आरबीआई ने अपना पेमेंट विजन लॉन्च किया। बोले तो 2028 तक आरबीआई अपने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देख रहा है उसके बारे में एक 15 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च किया है। और उस एक्शन प्लान का मकसद क्या है कि हमने क्वांटिटी पे बहुत ध्यान दे दिया। बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काइंड्स ऑफ सर्विसेज पे बहुत ध्यान दे दिया कि अलग अलग तरीके से हम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। क्वांटिटी से अब क्वालिटी की तरफ बढ़ना है, ये सबसे सिग्निफिकेंट इधर बात है। और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है डिजिटल बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। तो पूछ रहा है कि अब प्राइमरी फोकस क्या है इस सेंट्रल बैंक के अपकमिंग डिजिटल रोड मैप का? प्राइमरी फोकस क्या है? कंप्लीट एलिमिनेशन? ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। देख के ही लगता है कि ये आंसर गलत है। एक्सपेंडिंग यूपीआई टू 100 कंट्रीज, ये पॉसिबिलिटी से भी दूर लगता है कि 100 देश। क्या बात है, मतलब भारत अभी सुपर पावर बना नहीं है कि 100 देश हमारे यूपीआई को एक्सेप्ट कर लें, तो ये भी दूर की बात है। और आप देखेंगे इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, दिस साउंड्स लाइक समथिंग टेक्निकल। तो यही इसका आंसर ही है कि टारगेट है कि इंटीग्रिटी इंटीग्रेट करे, इंक्लूड करे, इनोवेशन हो और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो इस पेमेंट सिस्टम का। लॉन्च ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल वेग है, सेंट्रल बैंक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्यों लॉन्च करेगी? तो एलिमिनेशन से भी आंसर हो सकता था, बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो काम आसान हो जाता है अक्सर। मूविंग अहेड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कुसुम 2.0 स्कीम। कुसुम का मतलब यहां क्या है? कुसुम का मतलब है के से किसान, यू से ऊर्जा, एस से सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियोग। तो ये महाअभियोग है, बोलो तो एक आंदोलन है जिसमें किसान के जो ऊर्जा है उसको सुरक्षित करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है सरकार का? सरकार ने टारगेट किया कि 10,000 मेगावाट तक का एनर्जी क्रिएट करना है सोलर पावर प्लांट्स के जरिए। ये 2.0 का ऑब्जेक्टिव है, 10,000 मेगावाट ऑफ पावर थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। और सोलर पावर प्लांट्स कहां लगाए जाएंगे? एग्रीकल्चरल पंप्स में। सरकार ने टारगेट किया है कि 20 लाख 2 मिलियन एग्रीकल्चरल पंप्स को सेल्फ सस्टेनेबल बना दिया जाए, स्टैंड अलोन। बोले तो 2 मिलियन 20 लाख तक हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उनको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना हो, सोलर पैनल लगा दिया जाए, सोलर पैनल की मदद से वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, अपने आप पंप चल सके। ये पीएम कुसुम 2.0 का टारगेट है। आंसर क्या होगा इसका? जाहिर सी बात है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? फ्री सीड्स प्रोवाइड करना है, गलत बात है। सोलराइजेशन करना है, सही बात है। पंप्स को
और रूरल एरिया हो। कितने पंप्स को टारगेट किया गया है? 20 लाख पंप को टारगेट किया गया है। 10,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने का टारगेट है। याद रखेंगे इस बात को भी। मूविंग अहेड, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट सब लोग जानते हैं, गलगोटिया का ओरियन वहां वायरल हो गया था। तो ये इंडिया, शायद ना होता गलगोटिया का एआई वाला वो कुत्ता वायरल तो हम जानते भी नहीं, लेकिन चूंकि ओरियन वायरल था तो वी नो कि ये कहां हुआ था। भारत मंडपम दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बिल गेट्स वगैरह सब आए थे। सबके सामने इंडिया ने कारनामा दिखाया, जहां चाइनीज कुत्ते को गलगोटिया ने खुद के द्वारा डेवलप बता दिया। ऐसी सब यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों के कैरियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। मूविंग एड, आगे बढ़ते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है तो सीयूईटी की सही से तैयारी करें, नहीं तो ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे जो देखने से बाहर में चमकीला होगा, अंदर जाएंगे तो काला, कोयला से भी काला होगा। मूविंग एड, क्वेश्चन नंबर 17, स्काई स्टिंग, जिसको दूसरे शब्दों में स्काई स्पेयर भी बोलते हैं, बोले तो आसमानी भाला। ये आसमानी भाला क्या है? ये आसमानी भाला एक एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब दिखेगा नहीं, एयर टू एयर मतलब कि इसको फाइटर जेट्स पे डिप्लॉय किया जा सकता है, वहां से फायर किया जा सकता है। कौन से देश का है? ये इजराइल का है। न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि इंडिया इजराइल डिफेंस डील की बात चल रही थी, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी गए भी थे इजराइल, और इंडिया इजराइल डिफेंस डील में इंडिया जो है वो स्काई स्टिंग को प्रोक्योर करना चाहता है, खरीदना चाहता है। अब हमारे पास भी है तेजस, आप जानते हैं फाइटर जेट, तेजस पे से डिप्लॉय कर देंगे ताकि दुश्मन के दांत हम हवा में ही खट्टे कर सके। तो याद रखेंगे इस बात को। स्काई स्टिंग न्यूज में आया है, इसलिए हमारे सामने करंट अफेयर का टॉपिक बना है। मूविंग अहेड, आप देखते हैं बजट में बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के बारे में बात किया गया था। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन फरवरी 2026। बजट में ये था ऑफ 10,000 करोड़। ये इसमें इतना का बजट है, 10,000 करोड़ खर्चा करके और करना है। क्या करेंगे हम? क्या इसका मकसद क्या है? तो बोले तो इसका मकसद है टू डेवलप अ डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स। बोले तो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना है जो हमारा अपना हो, डोमेस्टिक हो। किस चीज के लिए? बायोलॉजिक्स के लिए एंड बायोसिमिलर्स के लिए। तो ये बायोलॉजिक्स क्या होता है? बायोलॉजिक्स बोले तो जो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बनती है। कॉम्प्लेक्स मेडिसिन कैसे बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बोले तो प्लांट्स और एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बनाने का जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिक्स। एंड बायोसिमिलर्स का मतलब है कि जो भी क्रिटिकल डिजीज हैं लाइक कैंसर, डायबिटीज, इनका अफोर्डेबल अल्टरनेटिव ढूंढ पाना। बोले तो जो भी क्रिटिकल डिजीज हैं उनकी दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि जनरली उनकी मेडिसिन पेटेंटेड होती हैं, पेटेंट्स होता है, और इंडिया में पेटेंटेड ड्रग्स बहुत बनते भी नहीं है, सब वेस्ट में बनता है। तो ऐसे में हमारे पास चूंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन किसी दूसरे देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि बायोसिमिलर्स हम बना सकें। जो भी मुश्किल से मुश्किल डिजीज है, कैंसर है, डायबिटीज है, जो ड्यूरेबल डिजीज है, जो टर्मिनेबल डिजीज है, इनका हम एफोर्डेबल अल्टरनेटिव ढूंढ पाएं। ऐसा अल्टरनेटिव जो चीप एंड बेस्ट हो। इंडिया की अपनी डोमेस्टिक मुहिम में देखना होगा कितनी सक्सेस मिलती है। स्कीम तो अगर आप पढ़ेंगे तो स्कीम के अकॉर्डिंग तो भारत कब का विश्व गुरु बन गया है, लेकिन अगर आप स्कीम नहीं पढ़ रहे तो आप थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते, और ग्राउंड पे आपको किसी भी स्कीम का कुछ इंपैक्ट नहीं दिखता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में समझा है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आप जेन जी हो। फरवरी 2026 में ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया। अश्विनी वैष्णव जानते हैं रेलवे मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फाउंडेशन दिया है। बोले तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एआई के मदद से एक ऐसा पोर्टल जो एआई के मदद से आप अगर रेलवे के किसी भी सुविधा से दुखी हैं, आपका ट्रेन लेट होने के कारण छूट गया, कंबल सही से नहीं मिला, कंबल खाना में कुछ दिक्कत आ गया, आपने रेलवे से मंगाया था, ऐसे में आपको कंपनसेशन का राइट है, आप कस्टमर हैं, आपको अधिकार है कंपनसेशन पाने का, क्लेम पाने का। आप कहां क्लेम पाएंगे? क्योंकि आपको बोलो तो आप बॉम्बे से जा रहे थे अहमदाबाद, खाना खराब मिला कहीं बीच सूरत में, तो आप क्लेम कहां फाइल करेंगे? क्योंकि जो टोटल ट्रिब्यूनल्स हैं देश में, ये टोटल 23 ट्रिब्यूनल्स हैं, 23 ऐसे ट्रिब्यूनल्स हैं। कौन से ट्रिब्यूनल के जरिस्डिक्शन से आपको न्याय मिलेगा? अहमदाबाद, सूरत या फिर मुंबई? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन था, और जो प्रोसेस था वो स्मूथ नहीं था। इस प्रोसेस को स्मूथ, यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म, हैंडी बनाने के लिए अश्विनी वैष्णव ने
इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। और ये किस इनिशिएटिव के तहत, कौन से अम्ब्रेला इनिशिएटिव के तहत ये प्लान लॉन्च हुआ है? तो सरकार जो है फरवरी में रेलवे मिनिस्ट्री ने 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स, 52 वीक्स का एक संकल्प लिया है। 52 सप्ताह में 52 तरह का रिफॉर्म कर देंगे। इसी मुहिम का ये चौथा रिफॉर्म था जहां ईआरसीटी को इंक्लूड कर लिया गया है। अभी तो ये सैंपल साइज में सारे ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस D23 ट्रिब्यूनल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा सरकार का कहना है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल, आने वाले एक साल में ये क्रॉस द स्ट्रीम अवेलेबल होगा। मूविंग अहेड, who became the first Indian leader to be conferred with the speaker of Knesset medal? Knesset जानते हैं, इजराइल का पार्लियामेंट है। और इजराइल अभी लड़ाई शुरू होने से पहले, यूएस इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे। वहां उन्होंने बोला था कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन ऑल सिचुएशन, और वहां से उन्हें एक अवार्ड भी दिया गया। वो अवार्ड इजराइल का हाईएस्ट अवार्ड नहीं था, बल्कि ये अवार्ड बना ही अपने आप में नया है। पहली दफा ये अवार्ड बना एंड मोदी बिकेम द वेरी फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। लेकिन ये अवार्ड इजराइल के पार्लियामेंट का हाईएस्ट अवार्ड है, और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। नेसेट वहां के पार्लियामेंट को कहते हैं, और जाहिर सी बात है इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। हालांकि ऑप्शन देखकर वैसे भी क्लियर हो जाती है कि दूसरा, अगर नरेंद्र मोदी हैं तो कोई और कैसे अवार्ड ले सकता है? इन एनी केस, मूविंग अहेड, कोई ले तो सकता है, कोई काबिल इतना नहीं है जिसे मिले। सॉरी, मूविंग अहेड। 21 इन द यूनियन बजट 2026 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। सिटी इकोनॉमिक रीजन बनेगा कौन से शहरों में? छोटे मोटे शहरों में, टायर 2 सिटीज में, टायर 3 सिटीज में। सिटी इकोनॉमिक रीजन मतलब छोटे शहरों के विकास करने के लिए भी सरकार ने प्रोग्राम बनाया, जिसको बोला सिटी इकोनॉमिक रीजन। बोल रहा है व्हाट इज द एलोकेटेड अमाउंट, कितना अमाउंट सरकार ने एलोकेट किया है? आंसर है 5000 करोड़, 5000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। बेंगलुरु, बनारस, इन सारे शहरों में करना क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट डेवलपमेंट करना है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, नाला, कनेक्टिविटी, इसको एनहांस करना है। सिविक एमिनिटीज जो होती हैं, जो एक समान नागरिक अतरा है उसको आने जाने रहने के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, सिविक एमिनिटी जिसे हम बोलेंगे, उसे बूस्ट करना है। हाउसिंग, जो रहने का सब जगह है शहर में, उसे हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इसे भी बूस्ट करना है। तो ये टारगेट है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एमिनिटीज, हाउसिंग एंड बोले तो लॉजिस्टिक्स को एनहांस करना है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में 5000 करोड़ से। और ये जो पूरा फंडिंग है, ये कंपटीशन बेस्ड परफॉर्मेंस है। बोले तो जो शहर जितना बेहतर परफॉर्म करेगा, उसे उतना ही ज्यादा इस बजट में से अमाउंट एलोकेट किया जाएगा। मतलब जो जितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा, उसे उतना पैसा मिलेगा और आगे बढ़ते जाएगा। मूविंग अहेड, वाइकोसैट-1, इसे तमिलनाडु के 11th क्लास के बच्चों ने बना दिया है। वाइकोसैट-1 ये एक मिनी सैटेलाइट जो स्ट्रेटोस्फीयर में गया। 600 ग्राम का ये सैटेलाइट है, लगभग आधा किलो से थोड़ा ज्यादा। 600 ग्राम का ये सैटेलाइट स्ट्रेटोस्फीयर में 120 किलोमीटर दूर यहां से प्लेस कर दिया गया है। काम इसका क्या है? काम इसका है कि फंगल स्पोर्स को डिटेक्ट करेगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और फंगल स्पोर्स को स्ट्रेटोस्फीयर में ये डिटेक्ट करेगा। और ये कारनामा कर दिखाया है 11th क्लास में। तमिलनाडु के गवर्नमेंट कॉलेज के हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, 11th क्लास के, ऐसा बता रहा है। उन्होंने ये कारनामा कर चुका है। आपसे सवाल पूछ रहा है कौन से स्टेट के बच्चे हैं? तमिलनाडु के बच्चे हैं। हालांकि मुझे डाउट है कि तमिलनाडु के बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक से समझ पाते होंगे, इस पे भी क्वेश्चन है। ये बच्चे आखिर कहां के बच्चे हैं, कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं कि 11th क्लास में ही इतना बड़ा बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं? होता होगा कुछ खास बात। मूविंग अहेड, तमिलनाडु, मेरे को इससे क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2026 हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज, वाटरवेज क्यों? इनलैंड वाटर आप समझते हैं। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बोलो तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स बहुत बढ़िया नहीं है। सामान ले आने ले जाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि सामान का दाम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इंडिया की लॉजिस्टिक्स को बेटर करने के लिए, बोले तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स अभी के समय में 14% से 15% है। बोले तो एक मार्कर अगर 100 रुपए का है तो 15 रुपया इसमें सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि इसको ले जाने ले आने में लॉजिस्टिक कॉस्ट उतना था।
अगर इस 15 रुपए को हम कम कर दें, 8 रुपए कर देते, बोले तो लॉजिस्टिक ले जाना ले आना, लॉजिस्टिक्स जो था वो आसान होता, तो ये इसका दाम कम होता। तो इसके इंडिया ने लॉजिस्टिक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया है और इसी पूरे मिशन को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन है, ताकि कनेक्टिविटी को बेटर किया जा सके हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू। और उसी का एक बोले तो उसी दिशा में बढ़ते हुए इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाने की बात हो रही है, जहां भारत में हम लोग इनलैंड वाटर के थ्रू बोले तो रिवर सिस्टम के थ्रू भी ट्रेड कर सके। अभी बनारस से कनेक्ट भी हुआ था, आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल को हल्दिया पोर्ट को बनारस से कनेक्ट किया गया। और अभी के समय में टोटल 32 ऐसे नेशनल वाटरवेज हैं हमारे देश के अंदर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसको बढ़ाकर 52 करने का टारगेट है। और जो नए एडिशन हुए हैं, जाहिर सी बात है कितने हुए हैं, 20 हुए हैं। यूनियन बजट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट था, जहां शिप को बोले तो शिप को टेक केयर करने के लिए, उसमें कुछ डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग सेंटर की भी बात हुई है कि बनारस एंड पटना जैसे शहरों में ये रिपेयरिंग सेंटर भी डाला जाए, ताकि शिप्स जो भी आने जाने में उनके साथ जो समस्याएं होती हैं वहां उसको ठीक किया जा सके। सो लेट्स सी ये कैसे वर्कआउट करता है आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। फेसबुक देखते देखते, इंस्टाग्राम देखते देखते दिमाग ऑफ हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, लोनली फील करने लगता है। ऐसे में सरकार ने भी आपकी समस्या को ध्यान में दिया है और निमहांस जो कि अभी बेंगलुरु में है, सिमिलर एक इंस्टीट्यूशन, मात्र एक इंस्टीट्यूशन है जो मेंटल हेल्थ के बारे में रिसर्च लेवल पे बातें करता है, काम करता है। सिमिलर एक इंस्टीट्यूशन नॉर्थ इंडिया में बनाने की प्लान की गई है। निर्मला सीतारमन ने प्रपोज किया बजट में कि बिल्कुल ऐसा ही एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन हमारे इधर भी होगा। और तेजपुर जो कि असम में है और रांची में भी एक ऑलरेडी मेंटल हॉस्पिटल है, आपको पता है, उसको जोनल हेड बनाने, बोले तो उसको जोनल हेड बनाने की तैयारी हो रही है कि उसको भी डेवलप करेंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे और उसे उस जोन का एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये पूछ रहा है कि निमहांस कहाँ है, तो अभी के समय में ये बेंगलुरु में है और एक सिमिलर नॉर्थ इंडिया में बनेगा, देखना होगा कहां बनेगा। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ऊर्जा। ऑपरेशन ऊर्जा किस लिए, तो आप समझते हैं कि ईरान यूएस की जो लड़ाई हुई थी उसमें फ्यूल क्राइसिस एक मसला था। तो इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा टू गाइड दोज वेसल्स एंड कार्गो जो इंडियन फ्लैग्ड है, बोलो तो इंडिया के जो भी जहाज थी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से या बाबल मंदेब इस रीजन से होकर गुजर रही थी, उनको एस्कॉर्ट, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा मिशन लॉन्च किया था। मार्च 2026 में ईरान यूएस लड़ाई से जुड़ा हुआ ये मामला है। आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं, टू सेफगार्ड इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां लड़ाई चल रही है जिसको ईरान ने ब्लॉकेट कर रखा है। मूविंग अहेड, अस्मिता लीग विच वाज इन द न्यूज इन मार्च 2026, ये क्या है, ये इनिशिएटिव कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर लिया गया है। तो अस्मिता लीग जो है ये खेलो इंडिया मिशन का एक पार्ट है। इसमें बोले तो विमेंस को स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करने की एक कोशिश थी। लगभग 250 सेंटर्स पे ऑल अक्रॉस इंडिया 250 सेंटर्स पे इवेंट हुए जहां विमेन जो है पार्टिसिपेट की। तो इसका सही आंसर होगा खेलो इंडिया मिशन। और पार्टिकुलरली ये जो है वो किसके लिए था, तो ये विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इसको लेकर ये बात करता था। कितने जगह पे इसको होस्ट किया गया, तो 250 सेंटर्स अक्रॉस दी 250 सेंटर्स अक्रॉस द नेशन, इतने जगह पे इसको होस्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। In March 2026, scientists discovered a massive freshwater system hidden beneath which major geographical freshwater system मिला है कौन से ज्योग्राफिकल फीचर के नीचे, तो इसका आंसर है ग्रेट सॉल्ट लेक। यूएस में है, आप जानते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक के नीचे ये फ्रेश वाटर सिस्टम हमें अभी मिला है यूनाइटेड स्टेट्स में। मूविंग अहेड, विच टाइगर रिजर्व इज बीइंग डेवलप्ड एज थर्ड हैबिटेट फॉर चीता जानते हैं, प्रोजेक्ट चीता। 2022 में सितंबर के महीने में इंडिया में पहली बार चीता आया। नामीबिया में कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीता को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि मध्य प्रदेश में है। और वहां से अभी के समय में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
भी चीताज को मूव ऑन किया जा चुका है। बोले तो आज के समय में हमारे देश में कुनो नेशनल पार्क में भी चीता है एमपी में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी चीता है एमपी में। तो तीसरा कौन सा वो जगह है जहां चीता है? उसका आंसर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी है एमपी में। अच्छा, वीरांगना दुर्गावती स्टडी का सवाल हो सकता है। वीरांगना दुर्गावती जो थी वो एक क्वीन रही हैं, फाइटर वॉरियर क्वीन जिन्हें हम बोलेंगे मध्य प्रदेश की। 16वीं सेंचुरी में 1530 के आसपास का इनका पीरियड है और ये गोंडाकर डायनेस्टी है, गोंडा डायनेस्टी से ये ताल्लुकात रखती हैं। चंदेल में हालांकि इनका जन्म हुआ था लेकिन इनकी शादी गोंदा डायनेस्टी में हुई, तो गोंदा डायनेस्टी याद रखिएगा। और दुर्गावती जो है वो एक वॉरियर क्वीन रही हैं एमपी मध्य प्रदेश 16वीं सेंचुरी में। फिर 1530 के आसपास इन्होंने मुगल एट्रोसिटीज थी और मुगल इन्वेजन था उसके अगेंस्ट स्टैंड लिया था, इसलिए इनको इतिहास में जाना जाता है। 1524 में इनका जन्म हुआ था एंड 2024 में इनका 500 साल हो गया था। उस बोले तो 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें इनके जो एनिवर्सरी थी उसको कॉमेमोरेट किया था, सिल्वर क्वाइन और पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया था सरकार ने। तो हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में एंड नेशनल डायलॉग में ये एक वेल नोन फिगर रही हैं रिसेंटली। मूविंग अहेड, इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 अपने राज्य में इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स आए, इंडस्ट्री लगे, बिजनेस वाले लोग आए, तभी तो रोजगार बढ़ेगा और जीडीपी की ग्रोथ होगी। किसी एक स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 aimed at making the state a future ready industrial hub was launched by which state government? आंसर है राजस्थान। भजन लाल शर्मा, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर का नाम भी पूछ लेता है सीवीटी। भजन लाल शर्मा बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और ये राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते हैं, सोनोवाल कचारी कम्युनिटी। अब ये न्यूज में आया था, सोनोवाल कचारी कम्युनिटी। क्यों न्यूज में आया था ये? क्योंकि इनके पास अभी एक रिसर्च हुई थी, बोटेनिकल रिसर्च, उसमें पाया गया कि ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के पास कुछ ऐसी इनहेरिटेड ट्राइबल नॉलेज है डिजीज को लेकर, डिजीज बोले तो मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर। 29 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर इनके पास स्पेसिफिक जानकारी बताई गई जो फीवर से लेकर और कफ तक की समस्याओं को रिजॉल्व कर सकता है। और इसलिए ये कम्युनिटी सोनोवाला कचारी कम्युनिटी, जो कि असम में पाया जाता है, ये कम्युनिटी असम में, जैसा कि नाम है सोनो, सोनो मतलब सोना, गोल्ड। ये पहले के समय में ये लोग गोल्ड कलेक्ट करते थे, रिवर बेड से सोना कलेक्ट करने का इनका काम था। अहोम डायनेस्टी रहा है असम में, आप जानते होंगे अहोम डायनेस्टी। उस डायनेस्टी के अंदर ये लोग प्रोफेशनली वो काम करते थे गोल्ड का, इसलिए इनको सोनोवाल बोलते हैं। और 29 मेडिसिनल हर्ब्स, याद रखिएगा, 29 मेडिसिनल हर्ब्स का इनके पास जानकारी है, और जिसके लिए इन्हें आज के समय में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आफ्टर ए बोटेनिकल रिसर्च इन द रीजन। मूविंग अहेड, देखेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द आर्टेमिस 2। आर्टेमिस क्या है? तो ये आर्टेमिस एकॉर्ड भी सुना होगा। आर्टेमिस जो टर्म है ये स्पेस से जुड़ा हुआ है। आर्टेमिस एकॉर्ड 2019 में हुआ था, इंडिया भी उसका एक पार्ट है, जिसके तहत सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री यूज हो सके स्पेस का, इस पे जोड़ दिया जाता है आर्टेमिस एकॉर्ड के तहत। एंड आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा का मिशन है। ये आर्टेमिस 1 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और अभी आर्टेमिस 2 आया है, जहां सालों बाद फिर से ह्यूमंस को भेजने की बात हो रही है चांद पे। आपको पता है पहली बार चांद पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग गया था 1969 में। कुछ लोग बोलते हैं कि गया नहीं था, फोटो एडिट कर लिया था हॉलीवुड स्टूडियो में, लेकिन जो भी है अब दोबारा जाने की फिर से कोशिश हो रही है नासा द्वारा। इसरो पता है इंडिया का है। इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था याद रखेंगे, पूछ लेगा स्टैटिक नॉलेज, 15 अगस्त 1969 को। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप का। रॉसकॉस्मोस जो है वो रशिया का है। जैक्सा जापान का है। ये नॉलेज भी जरूरी है, स्टैटिक पार्ट है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड। ग्रीन हाइड्रोजन आप समझते हैं, हाइड्रोजन से चलने वाला, वो तो ठीक है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो जनरली प्रोड्यूस कैसे होता है? हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो आप जानते ही होंगे, वाटर को इधर डाला, इधर वायर लगाया, इधर वायर लगाया, कैथोड और एनोड होता है, जिसमें H टूट जाएगा, O टूट जाएगा, O2- में, और H++ में टूट जाएगा, और ये जो है यहां से हाइड्रोजन हमें मिल गया। इसी हाइड्रोजन को
इसी हाइड्रोजन को कभी ग्रीन, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक बोला जाता है। किस भी आप पे इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए यहाँ एक सोर्स एनर्जी चाहिए। बोले तो यहाँ बैटरी लगाइए या कहीं ना कहीं से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा, तभी तो वाटर टूटेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। इस एनर्जी का जो टाइप होता है, जो नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग पैदा होने वाला हाइड्रोजन का प्रीफिक्स डिटरमाइन होता है। बोले तो ये एनर्जी अगर कोयला है तो पैदा होने वाला हाइड्रोजन ब्लैक होगा, और अगर ये सोर्स एनर्जी ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री एनर्जी है, तो पैदा होने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो पहली दफा इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड फेरी चली है। फेरी मतलब नाव वगैरह समझ लीजिए, पानी में चलने वाला। कहां चला होगा? कोची, वाराणसी, मुंबई, कोलकाता। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए आंसर? वाराणसी। वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीन हाइड्रोजन से पहली बार चलने वाला फेरी बनारस में चला। बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Vice Chief of the Indian Army? वाइस चीफ, इंडियन आर्मी का चीफ कौन है? पहले तो आप मुझे ये बता दें, थोड़ा आइडिया हो तो। इंडियन आर्मी का चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट नहीं है, ये जनरल है। तो फिर वाइस चीफ कौन बना है? वाइस चीफ बने हैं जनरल धीरज सेठ। याद रखिएगा, धीरज सेठ। अपॉइंटमेंट से सवाल आना बड़ा ही लाजमी है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उससे क्वेश्चन आएगा सीवीटी के एग्जाम में आपको। आगे देखते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन कमिश्नर ऑफ द ब्रह्मनिकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी। बीएमसी लगभग 150 साल पुराना था, लेकिन आज तक वहां कोई वुमेन कमिश्नर नहीं बनी थी। चुनाव भी हुआ पिछली साल, शिवसेना को हटा के वहां एनडीए की सरकार, एनडीए की बोले तो मेजोरिटी बन गई। वहां की पहली विमेन कमिश्नर बनी है, आईएएस ऑफिसर हैं, जिनका नाम है अश्विनी भिड़े। भिड़े, भिड़े आप समझते होंगे, आत्माराम भिड़े। अश्विनी भिड़े जो है, इन्हें मेट्रो विमेन ऑफ मुंबई भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले मुंबई मेट्रो की मैनेजिंग डायरेक्टर रही हैं, और वहां से अब ये कमिश्नर बन चुकी हैं। द फर्स्ट कमिश्नर, फर्स्ट विमेन कमिश्नर ऑफ बीएमसी, ब्रह्मनिकल बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। मूविंग अहेड। Who was honored as the South Asian Person of the Year 2026 by the Howard South Asian Association in April? आपने देखा है मूवी, आपने देखा होगा आर्टिकल 15 मूवी देखा होगा। वन मोर शॉर्ट्स प्लीज, ये भी ये कोई सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, आपने अगर देखा हो। उसमें एक एक्टर है जिनका नाम है श्रेयानी गुप्ता। श्रेयानी गुप्ता को जो एशियन विमेन है उनको पिक्चराइज करने के लिए मूवीज में, और बोले तो ऑन स्क्रीन, जैसे जिस तरीके से वो एशियन विमेन को पिक्चराइज करती हैं, उनका जो एक तरीका है, उसके लिए उन्हें हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया है और उन्हें ऑनर किया है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के अवार्ड से। ऐसे क्वेश्चंस आपको हो सकता है कहीं ना दिखे, सोशल मीडिया पे भी ना दिखे, लेकिन सीवीटी में एग्जाम में जब स्क्रीन पे दिखेगा तो आपका ब्रेन हैंग ना कर जाए, इसीलिए ये सेशन है। ये इस पूरे सेशन का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हम लोग वीडियो लाएंगे जहां इससे आगे बात करेंगे। हम लोग लगभग 200 ऐसे एमसीक्यूज करेंगे करंट अफेयर का, और उससे बाहर कोई भी सेट हो आपके एग्जाम का, उससे बाहर 90% क्वेश्चन उसके अंदर से आएगा। एक आध सवाल ही बाहर आ सकता है, स्टैटिक आ सकता है मे बी। तो आपने देखा, आप फिर से एक बार इन सब चीजों को ध्यान रखें, लिख लें, कहीं पढ़ लें। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें CUET.pro करंट अफेयर पीडीएफ, आपको मिलेगा पीडीएफ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।